वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों हम बोरबरी के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस नियम को पढ़ने से पहले दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह नियम कब दिया गया और किसने दिया। तो दोस्तों यह नियम 1921 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1921 में। और यह नियम परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं, परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं, उन परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों का वितरण परमाणु की कक्षाओं में करने के लिए यह नियम दोस्तों दिया गया था। और यह नियम दोस्तों बोर और बरी दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। कितने वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया? दो वैज्ञानिकों ने, बोर और बरी। इस नियम की सहायता से दोस्तों आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करते हैं, ये आपको इस नियम की सहायता से सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों बोरबरी के नियम में प्रमुख ये 3 नियम हैं जो आपके सामने नोट किए गए हैं। तो इन नियमों को देखते हैं, क्या था इन नियमों में। तो बोरबरी ने अपने पहले नियम में सबसे पहले ये बताया कि परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। यानी कि परमाणु की जो प्रमुख 4 कक्षाएं होती हैं, K, L, M, N, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी दोस्तों? 2n²। इस फार्मूले में दोस्तों 2n² में n यहाँ पर कक्षा की संख्या है, तो n के स्थान पर आपको कक्षा की संख्या को रखना है। इस नियम को और डिटेल में समझाने के लिए दोस्तों ये टेबल आपके सामने दी हुई है। तो इस टेबल में देखिए, यहाँ पर हमने कोष या कक्षा को लिया है और इसके दूसरे कॉलम में कक्षा के नंबर को लिया गया है और तीसरे कॉलम में हमने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिया है। परमाणु की जो प्रमुख जो कक्षाएं होती हैं वो आपके सामने ये नोट है। परमाणु की प्रमुख 4 कक्षाएं होती हैं, K, L, M, N। ये पहले नंबर की कक्षा है आपकी, L दूसरे नंबर की कक्षा है, M तीसरे नंबर की कक्षा है और N चौथे नंबर की कक्षा है। यहाँ पर दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2n² से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया है। 2 और n की जगह हमने यहाँ पे कक्षा का नंबर 1 रखा है और इसका स्क्वायर किया हुआ है। तो जब हम 2n² से k कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों 2 प्राप्त होती है। यहाँ पर 2 का मतलब ये है कि जो k कक्षा होगी परमाणु की, उसमें अधिक से अधिक आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 से कम भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन कभी भी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये जो L कक्षा है ये दूसरे नंबर की कक्षा है और 2n² से जब हम इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें दोस्तों 8 प्राप्त होती है। 8 का मतलब यहाँ पर ये है कि जो दूसरी L कक्षा है परमाणु की, उसमें आप अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इससे कम इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। अगली कक्षा है दोस्तों N कक्षा। N कक्षा तीसरी कक्षा है और तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस 2n² से निकालेंगे दोस्तों तो हमें कितनी प्राप्त होती है? 18। ठीक है, तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। 18 का मतलब यह है कि जो n कक्षा है परमाणु की, उसमें आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 भर सकते हैं, लेकिन इससे कम इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों n कक्षा आपकी चौथे नंबर की कक्षा है। 2n² से जब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें 32 प्राप्त होती है। यहाँ पर 32 का मतलब दोस्तों कि चौथी कक्षा जो होगी परमाणु की n कक्षा, उसमें आप अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इससे कम इलेक्ट्रॉन भी इसमें भरा जा सकता है, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों परमाणु की
चारों कक्षाओं में के एल एम एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने बोरबरी के नियम नंबर 1 से प्राप्त की, जो क्या है 2, 8, 18, 32। तो 2, 8, 18, 32 ये जो दोस्तों संख्या है, ये परमाणु की ये जो 4 कक्षा है इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी कि के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, एल कक्षा में 8 और एन कक्षा में 18 और एन कक्षा में 32। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम नंबर 1 है बोरबरी का। तो नियम नंबर 1 से हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलती है, कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, यह हमें नियम नंबर 1 से पता चलता है। और दोस्तों नियम नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है? नियम नंबर 2 में यहाँ पे नोट किया गया है दोस्तों, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तो दोस्तों जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जो बाहरी कक्षा होगी परमाणु की, उसमें आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही रखनी है। कितनी रखनी है दोस्तों? 8 रखनी है। तो परमाणु की जो बाहरी कक्षा होगी उसमें आप अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 रख सकते हैं। इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे अधिक इलेक्ट्रॉन आपको नहीं रखने हैं। ये नियम नंबर 2 है। तो दोस्तों नियम नंबर 3 में देखते हैं। नियम नंबर 3 में नोट किया गया है, परमाणु की चौथी एन कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक पिछली सभी कक्षाएं नियम नंबर 1 से पूर्णतः न बन जाएं। इस नियम का मतलब है दोस्तों कि परमाणु की जो चौथी एन कक्षा है उसमें आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरेंगे जब तक पिछली कक्षाएं एम, एल और के ये कक्षाएं पूर्णतया नहीं भर जाते हैं। यानी कि एम कक्षा में जब तक 18 ना हो जाए, एल में 8 ना हो जाए और के में 2 ना हो जाए, तब तक आप चौथी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चौथी कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे जब पिछली कक्षाएं पूर्णतया भर जाएंगी। तो ये नियम, तो दोस्तों ये थे बोरबरी के नियम। इन नियमों की सहायता से आप बड़ी ही आसानी से शुरुआत के 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में कार्बन लिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉनों का हमें इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना है। तो दोस्तों बोरबरी के नियम की सहायता से जब हम 6 इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे और जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनको दूसरी कक्षा में रखेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉनों का अगर आपको वितरण करना है तो दोस्तों कैसे करेंगे? 2, 4। इसी प्रकार दोस्तों हमने अगला एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 8 होता है। 8 इलेक्ट्रॉनों का अगर हमें वितरण करना है तो दोस्तों पहली कक्षा में हमने 2 रख दिए और अगली कक्षा में जो बचे हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसी प्रकार दोस्तों सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। 11 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वितरण करेंगे तो 2, 8, 1 इस प्रकार से पहली कक्षा में 2 रख देंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और अगली कक्षा में 1। इसका आप 2, 9 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वितरण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बाहरी कक्षा है दोस्तों, बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। नियम नंबर 2 में हमारे बताया गया है कि परमाणु की जो बाहरी कक्षा होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही हो सकती है। तो देखिए हमने बाहरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन रख दिए, इसलिए सोडियम का ये जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है ये आपका गलत हो जाएगा। सही इलेक्ट्रॉनिक वितरण आपका ये होगा 2, 8, 1। अगला लेते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, हमने क्लोरीन लिया, 17 का इलेक्ट्रॉनिक वितरण करेंगे तो पहली कक्षा में आपको 2 रख देना है, दूसरी कक्षा में 8। ये दोनों कक्षाएं भर चुकी हैं। अब आपके जो भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको अगली कक्षा में भर देंगे। 7 इलेक्ट्रॉन आपकी ये तीसरी कक्षा में हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम अगले एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया पोटेशियम। पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण जब आप करेंगे तो पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को भर देना है। अब जो 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको आपको तीसरी कक्षा में नहीं भरना है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही भरना है
और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो आपका चौथी कक्षा में पहुंच जाएगा। अगर दोस्तों इसका आप 2, 8, 9 इस प्रकार से यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करते हैं, तो नियम नंबर जो 2 है इसके द्वारा ये आपका गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही हो सकती है। यहाँ पर 9 कर दिए हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वितरण आपका गलत हो जाएगा। सही इलेक्ट्रॉनिक वितरण पोटेशियम का 2, 8, 8 1 ही होगा। इसी प्रकार आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण कर सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। 20 का आप इलेक्ट्रॉनिक वितरण करेंगे बोर-वेरिक नियम से तो 2, 8, 8 और यहाँ पे 2। इसका हम 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉनिक वितरण नहीं करेंगे, क्योंकि नियम नंबर 2 से यह गलत हो जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बोर-वेरिक के नियम से बनाए हैं। यदि हमें 20 से अधिक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक वितरण करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने हैं, तो उनको भी देखते हैं। हमने अगले एग्जांपल लिए स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 21 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करने के लिए आपको क्या करना है कि पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा आपको खाली छोड़ देनी है। और नियम नंबर 3 में कहा गया कि चौथी कक्षा में आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो हमको क्या करना है दोस्तों, चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख दे रहे हैं। अब इसके बाद इनका आपको टोटल कर लेना है। 2, 8, 10 तो 12। आपको 21 में 12 घटा देना है। घटाने के बाद जो भी संख्या है वो आपको यहाँ पर रखना। तो जब आप 21 में ये टोटल ये 12 आप घटाएंगे तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन जो बचे उनको आपको तीसरी कक्षा में भर देना। तो इस प्रकार से 21 का इलेक्ट्रॉनिक वितरण आप बोर-वेरिक के नियम से करेंगे। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और अगली कक्षा में 9 और 2, इस प्रकार से। इसी प्रकार हमने और एक एग्जांपल लिया मैग्नीज। परमाणु क्रमांक इसका 25 होता है। बोर-वेरिक के नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करेंगे तो 2, 8। तीसरी कक्षा आपको खाली छोड़ देनी है और चौथी कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रख देना है। इनका आप टोटल कर लीजिए, 12 हो गए, इसमें 25 में घटा दीजिए, जो भी बचा आप यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब उनको देख लीजिए, 2, 8, 10, 10 और 13, 23, 2, 25। इस प्रकार 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-वेरिक के नियम की सहायता से आप करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने जिंक 30 लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा आपको खाली छोड़ देनी है और चौथी कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है। इनका टोटल किया 12 आया, 30 में आप घटा दीजिए तो यहाँ पर आपकी 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस प्रकार से 30 तक के तत्वों का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-वेरिक के नियम की सहायता से बना सकते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक के तत्वों में दोस्तों 2 तत्व हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पर अपवाद का काम करते हैं। उसमें से एक है आपका क्रोमियम 24। जब हम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, ये इन सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो जब हम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रख देना है और दूसरी कक्षा में आपको 8, तीसरी कक्षा आपको खाली छोड़ देना है, चौथी कक्षा में दोस्तों आपको 1 इलेक्ट्रॉन ही रखना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से आप रखते हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रखने पर ये अधिक स्थायित्व प्राप्त करता है। अब इनका आप टोटल कर लीजिए, 2, 8, 10, 11 आप इसमें घटा दीजिए 24 में तो यहाँ पर आपका 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे क्रोमियम 24 का। एक और यहाँ पर अपवाद का काम करता है दोस्तों कॉपर 29, जो इन नियमों का पालन नहीं करता। तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 8 तीसरी कक्षा आपको खाली छोड़ देनी है और यहाँ पर अपवादों में क्या करना है कि जो चौथी कक्षा होगी उसमें आपको 1 ही इलेक्ट्रॉन रखना है। अब इसमें इसको आप टोटल कर लीजिए, 13 हुआ, इसमें आप घटा दीजिए 19 में तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी दोस्तों 1 से लेकर 30 तक के तत्वों में ये अपवाद है। तो अपवादों में दोस्तों आपको क्या करना है कि जो उनकी चौथी कक्षा होगी उनमें 1 ही इलेक्ट्रॉन रखना है। तो इस प्रकार से अपवादों का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-वेरिक के नियम की सहायता से बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों बोर-वेरिक का नियम। इनकी सहायता से आप बड़ी आसानी से 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बेहतर से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।